हेलो एवरीवन, आई एम सुमन। वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। हमने 3 क्लासेस कर ली हैं 10th क्लास में। जो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है। इसको हम कर चुके हैं, कुछ पार्ट हमने किए हैं। हमने क्या है, इसके आइडियाज, नेशनल जो स्टेट्स हैं इनके बारे में पढ़ा था। फिर ये इंट्रोडक्शन वगैरह लिया था। फिर इसके बाद पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके इम्पैक्ट, जो फर्स्ट टॉपिक आपके चैप्टर के अंदर है उसको हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या रहे हैं। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं देखा, पहले पिछली क्लासेस को देखें, फिर बाद में इस क्लास पर आएंगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको क्या है ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब ये हमने सत्याग्रह को पढ़ा था। सत्याग्रह क्या होता है? जो महात्मा गांधी जी है, पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का कहाँ करते हैं? अफ्रीका के अंदर करते हैं। फिर इंडिया आते हैं, 1915 में इंडिया आते हैं। 16 में यहाँ पहला सत्याग्रह चंपारण, ऐसे ही खेड़ा और ऐसे ही अहमदाबाद के अंदर क्या है, सत्याग्रह किए जाते हैं। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर आपने पढ़ा रोलेक्ट एक्ट पढ़ा। पिछली क्लासेस में हम इसको पढ़ चुके हैं कि रोलेक्ट एक्ट होता क्या था, किसने इसको लागू किया था। ब्रिटिशर्स इसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे। इस तरीके से हम इसको क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जो रोलेक्ट एक्ट थे, इंडियंस इसके खिलाफ थे। दूसरी तरफ इसके पैरेलल में चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। इसके पैरेलल में क्या था, चल रहा था। यानी कि खिलाफत मूवमेंट में आपने पढ़ा कि जो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली इंडिया में क्या है, कौन से मूवमेंट को चला रहे थे? खिलाफत मूवमेंट को चला रहे थे। खिलाफत मूवमेंट क्यों चलाया जा रहा था? इसका कारण ये था कि जो टर्की के अंदर जो खलीफा है उसको उसकी पोस्ट से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके कारण जो वर्ल्ड वाइड मुस्लिम थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो किसके खिलाफ थी? ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। इसी बात का फायदा उठाते हैं कौन? उठाते हैं महात्मा गांधी। और ये कहते हैं कि मैं इस जो मूवमेंट है, यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट है और रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा मूवमेंट हम क्या कर सकते हैं, जो आगे बढ़ा सकते हैं। और जिसका नाम क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बेटे, आज का हमारा टॉपिक ही क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर मैंने ये कल वाली जो क्लास है वो आपकी क्या थी, छोड़ी थी। जलियांवाला बाग आप में से कर पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने किसको पढ़ा था? आपने पढ़ा था जो उधम सिंह है उनके बारे में भी पढ़ा था। ये आज वाला टॉपिक है जिसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रोलेक्ट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो एक साथ आते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो, कुछ बच्चे हमारे पास हिंदी वाले भी मिलेंगे और इंग्लिश वाले भी मिलेंगे। आप यहाँ इंग्लिश में आप स्लाइड देख रहे हैं, इसको यहाँ देखे, समझे। और ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहती है क्योंकि हमारा जो रीजन्स है वो हिंदी रीजन है, तो इसलिए हिंदी अपनी जो भाषा होती है, रीजनल जो लैंग्वेज होती है, उसमें इन चीजों को क्या है, अंडरस्टूड करना ज्यादा आसान रहता है। देखो, नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? असहयोग। असहयोग आंदोलन। अब ध्यान से सुनना कि हम अब ये आंदोलन चलाने वाले थे जिसका नाम क्या था? नॉन कोऑपरेशन। अब यहाँ आपको सहयोग दिखाई दे रहा होगा। सहयोग का मतलब क्या है? किसी का साथ देना क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है। अब महात्मा गांधी जी का मानना था कि ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए हैं वो कैसे आए हैं? ये हमारे सहयोग से आए हैं। कहने का मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज से हमारे यहाँ पर क्या करने आते हैं? ट्रेड करने आते हैं। अगर हमारे इंडियन राजा इनको सहयोग नहीं करते, यानी कि इनकी सहायता नहीं करते, इनको टैक्स फ्री ट्रेड नहीं करने देते, यहाँ पर इनको इनकी बस्तियां नहीं बनाने देते, किसको? ब्रिटिशर्स को, तो वो यहाँ पर अपनी कॉलोनीज नहीं बना सकते थे। तो ये कहा महात्मा गांधी ने कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे किससे बसे हुए हैं? सहयोग से बसे हुए हैं। यानी कि जब तक हम इनको कोऑपरेट नहीं करते तब तक क्या है, ये हमारे यहाँ पर अपनी कॉलोनीज का निर्माण नहीं कर पाते। अब देखो, ब्रिटिशर्स का जो हैरेसमेंट था वो हद से ज्यादा बढ़ गया था।
किस पर बढ़ गया था? इंडियन पर। इंडियन से जबरदस्ती किसका प्रोडक्शन करा रहे थे? इंडिगो का प्रोडक्शन। अफीम की खेती करवाई जा रही थी और जो हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया थे उसको किस में चेंज कराया जा रहा था? एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज किया जा रहा था। यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट को इन्होंने कटवाया और किस में चेंज करा दिया? एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज करा दिया। इन चीजों को देखते हुए अब धीरे धीरे हमारे देश में क्या होने लग गई थी? रिवोल्ट्स होने लग गई थी। उन्हीं का ये रिजल्ट हमारे सामने है कि 1857 में हमने देखो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पहला इंडिपेंडेंस वॉर जिसको कहा जाता है वो हमने किया था। अब धीरे धीरे जो राजा थे और बाकी जो जैसे प्रिंसली स्टेट या फिर कुछ और रीजन्स जहां पर कृषि खेती वगैरह से परेशान किसान थे, अब वो इन मूवमेंट्स में क्या है? साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कौन से मूवमेंट में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी क्या कहते हैं कि अब हमें इनका सहयोग नहीं करना है। अब देखो सहयोग कैसे नहीं करेंगे कि जो टीचर क्या है स्कूल में पढ़ा रहा है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कोई स्कूल ओपन किया है और वहां पर इंडियन टीचर पढ़ा रहा है तो स्कूल्स को क्या कर देंगे? बाइकआउट कर देंगे, वहां से छोड़ देंगे कि वहां पर जॉब नहीं करेंगे। फिर क्या कि जो लॉयर्स वगैरह होते थे, जो हमारे इंडियन लॉयर्स होते थे, जो वकील होते थे, जो प्रैक्टिस करते थे कहां पर? जो हमारे कोर्ट्स वगैरह हैं वहां पर प्रैक्टिस करते थे, उनको भी अपनी जॉब को क्या कर देना था? छोड़ देना था। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, अब हमें किसकी सहायता नहीं करनी है? हमें ब्रिटिशर्स की सहायता नहीं करनी है। कौन सहायता नहीं करेगा? इंडियंस एम्प्लॉयर्स जो कि ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस में क्या करते थे? जॉब करते थे। अब उनको अपनी जॉब को क्या करना था? बाइकआउट करना था। अब देखो क्या कह रहे हैं गांधी जी। हिज बुक हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज नाम की बुक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। इसका मतलब यहाँ पर नहीं थे महात्मा गांधी। कहां पर थे? आप पढ़ चुके हैं साउथ अफ्रीका में। जिस दौरान महात्मा गांधी थे वहां पर एक किताब लिखते हैं, आता है ये जैसे 1 MCQs होते हैं, 1 मार्क्स में जो MCQs आते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिंद स्वराज जो किताब है वो किसने लिखी? ये लिखी महात्मा गांधी। 1909 में इस किताब को लिखने वाले हैं। इसमें पहले से ही इस बात को कर दिया था, लिख दिया था। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने, कि हम अगर ब्रिटिशर्स का नॉन कोऑपरेशन करेंगे ना, क्या करेंगे? नॉन कोऑपरेशन करेंगे तो हम क्या है? ब्रिटिशर से क्या कर जाएंगे? जीत जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? इनका सहयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमें अगर इनका जो कॉलोनीज है इनको हटाना है, इनको यहां से भगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका नॉन कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बात कहां लिख दी इन्होंने? हिंद स्वराज बुक में लिखी। कब लिखी? 1909 में लिखी। ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस ओनली, यानी कि ये ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर बसे है ना, या रहे हैं, या यहाँ पर रूल कर रहे हैं, इनका शासन चल रहा है, ये किसके सहयोग से? ये इंडियंस के सहयोग से क्या है? ये शासन चल रहा है। अब इस तरीके से क्या है? इनको भगाने का काम करेंगे। If Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse. Collapse का मतलब क्या होता है? ढह जाना या फिर खत्म हो जाना। ये कह रहे हैं अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स का क्या नहीं करेंगे? कॉपरेशन नहीं करेंगे तो इनका जो शासन है, जो इनका रूल है, वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखें हाउ शुड इट बिकम अ मूवमेंट, यानी कि ये बात मूवमेंट कैसे बन सकती है, यानी कि इस पर हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इस मूवमेंट पर काम करेंगे। देखो, इट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। स्टेजेस का मतलब क्या होता है? ये जो मूवमेंट है ना, इनको हम स्टेज वाइज खोलेंगे, यानी कि पहले छोटे लेवल पर काम करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाते बड़े लेवल तक चले जाएंगे। देखो, सरेंडर ऑफ टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल जैसे कई बार सर का टाइटल दे देते थे। कौन देते थे? ब्रिटिशर्स, मैं बताती हूँ। और कई बार नाइट हुड का टाइटल दे दिया जाता था। किसको देते थे? इंडियंस को देते थे। किसको? इंडियंस को। कौन देते थे? ब्रिटिशर्स। अब जो ब्रिटिशर्स के फेवर में काम इंसान करते थे ना, उनको किसी को तो सर का टाइटल दे दिया। सर छोटू राम, आपने सुना होगा, सर छोटू राम।
वो सर का टाइटल किसने दिया है? ब्रिटिशर्स ने दिया है। किसको दिया है? इंडियंस को दिया है। ऐसे ही नाइटहुड का टाइटल बहुत सारे व्यक्तियों को दिया, जिन व्यक्तियों ने क्या है, ब्रिटिशर्स की नजर में बेहतरीन काम किया था, वो टाइटल क्या है, किसको दिए जाते थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन को दिए जाते थे। तो जब रोलेक्ट एक्ट होता है, मार्शल लॉ लागू होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, उसके बाद इंसानों ने ये जो सर का टाइटल है और किंगहुड का टाइटल है, उनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम परमवीर चक्र सुनते हो, हमारे जो अवार्ड होते हैं आज के टाइम, जो अवार्ड होते हैं, अगर कोई ऐसे कोई जिसको ये अवार्ड्स मिले हैं और देश में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि बहुत खराब होती है, तो वो अपने टाइटल्स या अवार्ड्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। कई बार आप खबरों में देखते होंगे कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, मूवमेंट्स ये क्या धरना वगैरह करते हैं, तो जिस दौरान वो अपने टाइटल्स को क्या, अवार्ड्स को बाइकआउट कर देते हैं कि हमारे लिए अवार्ड्स, ये टाइटल कुछ मायने नहीं रखती जब तक क्या है, सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या है, छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया किसको, टाइटल्स को। कौन कौन से टाइटल? सर और किंगहुड के टाइटल को छोड़ दिया। अवॉइडेड बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के यहाँ जो जॉब की जाती थी उन सर्विसेज को छोड़ दिया। आर्मी, चाहे वो आर्मी हो चाहे पुलिस हो, तो ये काउंट एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो ब्रिटिशर्स की सभा होती थी, संस्थाएं होती थी, उन संस्थाओं को छोड़ने का काम किया। स्कूल्स, अब देखो बच्चे तो हमेशा ये होता है, कोरोना का टाइम आया कि छुट्टी हो रही है भाई, कि हमारी तो मौज हो गई है, कि हमारी छुट्टियां हो गई हैं, अब हम मस्ती करेंगे। और बच्चे सभी उस दौरान भी तो ऐसा ही था कि स्कूल्स को छोड़ना है, सभी बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ के भागने लग गए। कि किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है कि किसको छोड़ना है? स्कूल्स को छोड़ना है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या है, बाइकआउट किया। किसका बाइकआउट किया? स्कूल्स का बाइकआउट किया। फॉरेन गुड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि विदेशों से आने वाली जितना भी गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान होता है, यानी कि विदेशों से जो सामान हमारे पास आता था उसका भी हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। केस ऑफ गवर्नमेंट यूज द रिप्रेशन देन फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। अगर ये चैलेंज भी किया कि अगर जो क्या है, ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ रिप्रेशन का काम करेगी, यानी कि हमें रोकने की कोशिश करेगी, तो हम पूर्ण रूप से क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला देंगे। यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है, अंतर है। वो क्या अंतर है, किस तरीके से है, अभी देख लेते हैं। कि अगर क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अगर रोकने की कोशिश की तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब देखो इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ध्यान से सुनना बेटे, जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है ना, इसमें सिर्फ क्या करना है, जो ब्रिटिशर्स की संस्थाएं होती है ना, उनको बाइकआउट करना है। यानी कि जहां पर हम ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसेस हैं, वहां पर हम जो काम कर रहे हैं, उस काम को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। यहाँ ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाए हैं ना, क्या बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनको क्या कर देना है, तोड़ देना, जानबूझ के तोड़ना है। अब ये सिविल डिसओबीडियंस 1930 में होता है ना, इसको आगे पढ़ेंगे। सिर्फ ये अंतर जानो, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, उनके ऑफिसेस, उनकी संस्थाएं, उनकी काउंसिल्स वगैरह, या स्कूल वगैरह, या फिर फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह गुड्स हैं, सभी को क्या कर देना है, छोड़ देना है, उनका यूज नहीं करना है। लेकिन एक अंतर होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है, जो नियम और कानून ब्रिटिशर्स ये काम तो करेंगे ही साथ में, लेकिन इसमें क्या एड ऑन हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने जो नियम कानून बनाए हैं, अब उनको तोड़ने का काम भी करेंगे। उसको क्या कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं। अब देखो
ये जो हम मूवमेंट कर रहे थे ना, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट कर रहे थे, इसमें हमारे सामने क्या आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे। ये अंडरस्टूड है कि कोई भी मूवमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे सामने चैलेंजेस जरूर आते हैं। देखो क्या, लीडर्स विद इन द कांग्रेस वर रेक्लूटेंट टू द बायगॉट काउंसिल इलेक्शंस। रेक्लूटेंट का मतलब होता है इच्छा ना होना, यानी कि जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कांग्रेस कब बनी थी। मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। ये कह रहे हैं कि कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि किस में बैठे थे, कांग्रेस में बैठे थे। वो नहीं चाहते थे क्या हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बड़े लेवल पर चले, क्योंकि वो किस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। यानी कि काउंसिल्स के कुछ इलेक्शंस होने थे, हाँ वो चाहते थे कि इलेक्शन हो और हम कांग्रेस के अंदर वहां कांग्रेस की काउंसिल में क्या करें, बैठें। यानी कि वो नहीं चाहते थे, इच्छा ना होना, नहीं चाहते थे किसमें पार्टिसिपेट करना, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। यानी कि कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स बैठे थे जो कि कांग्रेस में ये जो मूवमेंट था इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। सम फियर्ड वॉयलेंस, और कुछ ये डर रहे थे कि क्या हो जाएगा, वॉयलेंस हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, यानी कि देश में ऐसे दंगे फैलेंगे जिसको संभालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। डिबेट सपोर्टर्स ओपोनेंट्स, यानी कि बहुत सारे दो तरह के ग्रुप क्या है, कांग्रेस के अंदर ग्रुप आ गए। एक ग्रुप ऐसा जो कि फेवर में था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करना चाहिए, आगे ऑपरेट करना चाहिए। दूसरा मूवमेंट क्या है, जो कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, और वो ये कहता है कि अब अगर हमने ऐसा किया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कोऑपरेट किया, तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि वहां पर क्या हो सके, वॉयलेंस हो जाए। तो इन दो तरह के लीडर्स दिखाई दे रहे थे। कहां पर दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहे थे। फाइनली इन नागपुर सेशन, यानी कि नागपुर के सेशन में, नागपुर मैंने पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ कांग्रेस क्या होती है। कांग्रेस के हर साल क्या होते हैं, सेशंस होते हैं। सेशन एक मीटिंग हर साल होती है। तो ये कांग्रेस सेशन नागपुर में होता है, दिसंबर 1920 में होता है। जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था उसको क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब से ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और सितंबर 1920 में, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, सितंबर 1920 में पहली बार प्रपोजल रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। हाउ पार्टिसिपेटेड विद विच नेशन एंड हाउ, यानी कि किस तरीके से जो पूरा देश है वो इसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और किस तरीके से क्या है, इस जो ये ऑपरेशन है इसमें क्या है, आगे इसको बढ़ाया जाएगा। आगे देखो, अब ये देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसा था, कैसा था, इस तरीके से शहरों में ये मूवमेंट कैसे चला। अब इसको देखो, यानी कि शहरों में इसका इंपैक्ट क्या रहा, गांव में इसका इंपैक्ट क्या रहा, इस तरीके से देखेंगे। मैनी ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है। ये क्या शब्द आ गया, स्वराज। क्या आ गया, स्वराज। इसको हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, स्वराज। स्व का मतलब अपना और राज का मतलब रूल या शासन कहा जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस शब्द के साथ जोड़ दिया, स्वराज शब्द के साथ जोड़ दिया। और स्वराज शब्द पूरे देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटी थी उनके लिए स्वराज शब्द का मतलब क्या होता था, अलग अलग होता था। कहने का मतलब क्या है, कोई इंसान इंडिगो प्रोडक्शन, कोई इंसान यानी कि किसान क्या है, इंडिगो का प्रोडक्शन कर रहा है और वो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। तो जो इंडिगो का प्रोडक्शन करने वाला किसान है, अगर उसको जो नील की खेती करता है उससे छुटकारा मिल जाए, उसके लिए स्वराज का मतलब क्या हो जाएगा कि नील की खेती से छुटकारा मिलना ही मेरे लिए क्या है, स्वराज है। इस तरीके से पूरे देश में बहुत ज्यादा क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। जो किसान टैक्स से बहुत ज्यादा परेशान था, टैक्स से मुक्ति मिल जाए तो उनके लिए क्या हो जाएगा, स्वराज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि जो स्वराज शब्द है देश के अंदर हर कम्युनिटी या समाज के लिए उस शब्द का क्या है अलग से मतलब होता था। क्लियर हो गया? आगे देखिए, Many of them responded to the call of स्वराज। मैंने बताया स्वराज का मतलब अपना राज, but the term meant the different thing to different people, यानी कि स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता था। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस या टीचर्स एंड हेड मास्टर रिजाइन। कहने का मतलब क्या है कि जो मिडिल क्लास होती थी, जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते थे, कुछ लोग जॉब करने का काम करते थे, उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, उनके बच्चों ने किसको छोड़ दिया, स्कूल्स को में जाना छोड़ दिया। आगे पढ़ेंगे। नो, ये क्या है, जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण नॉन बाय गॉड इलेक्शंस फेल्ट दैट दे कैन बी gain power through the participating in the non काउंसिल इलेक्शंस। कहने का मतलब क्या है, जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी एक, जिसका नाम क्या था, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उनका इरादा क्या था, उनका इरादा ये था कि हम किस में पार्टिसिपेट करेंगे, हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, एक सीट पर आएंगे और किस में बैठेंगे, कांग्रेस में बैठेंगे। तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी पूरे देश में मिडिल क्लास ने क्या है, भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया। किस मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो कि कहां प्रभाव देख रहे हैं हम, टाउन्स के अंदर देख रहे हैं। इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। कहने का मतलब क्या है, जो विदेशों से सामान मंगवाया जा रहा था उसका हमने भरपूर तरीके से क्या कर दिया, बाइकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स पिकेटेड। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यानी कि जो लिकर शॉप थी वो क्या कर दी गई, पिकेटेड का मतलब तोड़ दी गई। अब तोड़ने कौन गई, तोड़ने गई महिलाएं गई, यानी कि ये जिम्मेदारी किसको दी गई, महिलाओं को दी गई कि जहां पर भी लिकर शॉप दिखाई दे, जो किसने खोली है, ब्रिटिशर्स ने खोली हैं, वो अपने घर से कुछ सामान लेकर जाएं और उन दुकानों को, जो शराब की दुकानें हैं, उनको तोड़ने का काम करें। अगर इसी जगह पर जो मेल कैटेगरी उसको भेज दिया जाता तो वो क्या करते, ये आप समझ सकते हैं कि वो दो जो बोटल्स हैं उनको उठा के और घर की तरफ दौड़ पड़ते। तो इस काम की जिम्मेदारी किसको दी, महिलाओं को दी कि आप किसको तोड़ेंगे, लिकर शॉप को तोड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो शराबी होता है उससे परेशान कौन होती हैं, घर की महिलाएं परेशान होती हैं। तो ये जिम्मेदारी किसको दी, महिलाओं को दी। आगे देखिए, इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स, यानी कि जो हमारे देश में जो क्लॉथ्स आते थे, कपड़े आते थे, उनको भी हमने छोड़ दिया। हाफ बिटवीन द 1921 to 22 रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि 102 करोड़ का जो हमारा व्यापार किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ होता था, अब वो 57 करोड़ तक रह गया। कहने का मतलब 50% जो इंपोर्ट विदेशों से या ब्रिटेन से जो होता था उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रोडक्शन, अब यहां पर देखो कमियां क्या रह गई। जैसे अगर हमने बाइकआउट किया, हमने स्कूल्स का बाइकआउट किया, किसका किया, स्कूल्स का, तो हम इतनी जल्दी से बहुत सारे स्कूल्स हैं उनका निर्माण हम नहीं कर पाए, ऐसे ही कॉलेजेस का निर्माण इतनी जल्दी नहीं कर पाए। इसी तरीके से हम क्या नहीं कर पाए, जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, जो कपड़े थे, उनको हम छोड़ तो रहे थे विदेशी कपड़े को, लेकिन जो इंडियन टेक्सटाइल था वो काफी ज्यादा क्या होता था, महंगा होता था, जिसके कारण जो गरीब कम्युनिटी थी वो उस कपड़े को नहीं खरीद पाती थी। कौन से कपड़े को, खादी वाले कपड़े को। देखो लिमिटेशंस का मतलब क्या होती है, कमियां। एनसीएम ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज, यानी कि धीरे धीरे जब उनको अल्टरनेट नहीं मिला ना, अल्टरनेट का मतलब क्या है, अगर ब्रिटिशर्स के स्कूल्स को छोड़ा जा रहा है तो इंडियन स्कूल्स नहीं मिले, तो फिर उनको क्या करना पड़ा, इस चीज का बाइकआउट करना पड़ा। यानी कि दोबारा से बाइकआउट करने के बाद दोबारा से उन्हीं स्कूल्स में क्या करना पड़ा, लौटना पड़ा। आगे देखें, द खादी क्लोथ्स वर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ्स, यानी कि मिल के अंदर जो कपड़ा मिलता था वो ज्यादा सस्ता होता था और खादी का कपड़ा
जिसको बनने में लंबा प्रोसीजर लगता है, जिसके कारण वो कपड़ा क्या होता था, वो महंगा होता था। कौन सा? खादी वाला कपड़ा। अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी कि हमें क्या नहीं मिला? विकल्प नहीं मिला। क्या नहीं मिला? विकल्प। इंडियन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, वेयर वुड पीपल गो, यानी कि हमें ना ही तो नए स्कूल्स मिले जो इंडियन स्थापित करें, ना ही कॉलेजेस मिले, ना ही इंडियन कपड़ा मिला, जिसके कारण मजबूरी में क्या है, 1 साल 2 साल ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस को छोड़ने के बाद वापस हमें कहाँ लौटना पड़ा? उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में लौटना पड़ा जिनको हमने क्या किया था? बायकॉट किया था। ये था हमारा क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। बेटे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आपकी बुक में से, जैसे आपने पढ़ा था कि आपने पढ़ा कि आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को आपने पढ़ लिया है, फिर आपने जो उसके बाद वाला कंसेप्ट किया, अब आपने क्या किया है? रोलेक्ट एक्ट किया, जलियांवाला बाग आपने किया, अब ये आपका क्या आ गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया था। इसको अब हम क्या करेंगे आगे, इसके बाद ये किस तरीके से गांव में इंप्लीमेंट होता है और किस तरीके से हम इसमें गांव में जो स्वराज कंसेप्ट है उसका प्रभाव क्या रहता है, किसके अंदर? गांव के अंदर। अब शहर में पढ़ लिया, अब अगली क्लास में हम क्या किसमें पढ़ेंगे? गांव में प्रभाव पढ़ेंगे। जो बच्चे अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करेंगे? वो अपने साथ साथ में नोट्स तैयार करेंगे। मैंने लगभग आपको 3 पेजेस को कवर करा दिया है, उनके नोट्स तैयार करें और बेहतरीन तरीके से अगर मार्क्स लाना चाहते हैं तो साथ में मेहनत करें। जिस स्टूडेंट ने अब तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप पिछली क्लासेस को भी क्या है जरूर से देखें, और इस तरीके से धीरे धीरे करके एक जो लंबा सफर हमें तय करना है, हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और एक अच्छे जो स्कोर के लिए क्या है मेहनत करते रहेंगे। तब तक आप नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करें। तब तक क्या है, बाय बाय।